नमस्ते। कल कुछ कोशों के बारे में हमने बात की, कुछ देखा हमने कोशों के बारे में। भारतीय शिक्षा को समझने की ये 2 दिनों में हमने जो कोशिश की, प्रयत्न किया और आपको हमने कहा कि कोई प्रश्न है तो आप लिखें, कमेंट में लिखें और उसके द्वारा बताइए कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। बहुत लोगों ने लिखा कुछ-कुछ और आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा जो थी, वो ये प्रश्न किया था हमने कि आप जो पढ़े अभी तक स्कूल में या फिर आपने जो भी एजुकेशन पाया, उसमें आपके निजी जीवन में या व्यावसायिक तौर पर कितना आपको लगा उपयोगी है? तो वो हमको अपेक्षित जवाब नहीं मिले। 1-2 व्यक्ति ने ही लिखा, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 1 से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो या आपको ऐसा लगता हो कि ना ज़रूरी है ये तो ये कह रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। और या कहीं आपको ऐसा अहंकार को कहीं चोट पहुँचती हो कि मेरे जैसे व्यक्ति ने ऐसी व्यर्थ शिक्षा ली। तो दोनों पहलू से हम बताते हैं। पहला यदि आपको लगता है कि आपको जीवन में बहुत काम की हुई है ये शिक्षा, तो ये एक भ्रांति है और वो आप अपने आप से निश्चित करिए कि वो कितने परसेंट आपको काम में आई। वास्तव में जब हम जो देखते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, वो ऐसा लगता है कि 10% से ज़्यादा वो काम में नहीं आती है। दूसरी बात, यदि वो सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भोजन पर जाते हो और आपको लगता है कि भोजन पे फूड पॉइज़निंग हुआ है और आपको वोमिटिंग होने लगती है। कहीं शादी में आप भोजन करके आए, सडनली आप क्या करते हैं, आपके बेटे-बेटी को फ़ोन कर देते हैं कि वहाँ भोजन मत करना क्योंकि फूड पॉइज़निंग हुआ है। तो आप ये आहार मत लेना। अब यदि वास्तव में आपको लगता है तो आप सोचेंगे कि हमारे बच्चे-बच्ची को या बेटे-बेटी को या फिर अगले वाली पीढ़ी को इससे कुछ बेहतर शिक्षा दे सकते हैं क्या? हमारे पास कोई विकल्प बन सकता है क्या? या स्कूल के साथ-साथ कोई विकल्प बन सकता है क्या? या यदि आपको सही में ऐसा लगता है तो आपका नेक्स्ट एक्शन ये होगा। जैसे आप भोजन को जाते हैं, मैंने उदाहरण बताया कि आप भोजन को जाते हैं और उसके बाद आपको फूड पॉइज़निंग हुई तो तुरंत आप फ़ोन कर देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अपनों को ये पॉइज़न ना हो। ऐसा ही शिक्षा में है कि यदि आपको ऐसा लग गया है वास्तव में तो आपका नेक्स्ट कदम ये होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि जैसे आपको 10% ये शिक्षा काम में आई और 90% आपको ऐसा लगता है कि व्यर्थ गई, तो वो तभी संभव और अच्छी तरह से हो पाएगा कि ये जो है वो 90% आप व्यर्थ वाली शिक्षा अपने बच्चों को या तो न दें और देनी भी पड़े, तो उसके साथ-साथ कुछ ऐसा सिखाएँ जो सार्थक हो। तो ये एक बात हमेशा हम याद रखेंगे कि ऐसे हम जो शिक्षा है उसके साथ-साथ कुछ सार्थक देने का प्रयत्न करेंगे। हम तो कहते हैं कि वो सार्थक शिक्षा ही आप दें, लेकिन चलो कुछ व्यर्थ की शिक्षा भी देनी पड़ती है, तो भी आप ये ध्यान में रखें कि ये व्यर्थ की है और इसमें और क्या हम सार्थक कर सकते हैं। यदि यही लगेगा कि यही सार्थक है, तब हम कुछ नहीं कर पाएँगे और उसके बाद जगेंगे। और ये असंभव नहीं है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आज आपको बताने का प्रयत्न करूँगा कि जभी भी गुरुजी हमेशा बताते थे पहले हमको ऐसा लगता था कि आज़ादी मिल गई। तो हम जब नए-नए बच्चे थे, तो छोटे-छोटे बच्चे थे तो पढ़ने के लिए गुरुजी के पास गए। तो एक ज्ञान पंचमी करके कार्तिक मास में पंचमी होती है। दीपावली के बाद वो पंचमी आती है, उसको ज्ञान पंचमी कहते हैं। तो ज्ञान के ऐसे 2 प्रकार हैं न्याय दर्शन में, एक तो ज्ञान है मतलब यथार्थ ज्ञान है और एक भ्रम है। तो ये सीखा हमने कि गुरुजी ये ज्ञान का जो दिन है, वो तो पंचमी का है, वो तो बराबर है। लेकिन वो भ्रम वाला जो ज्ञान है, भ्रांति है, वो दिन कौन-सा है? भ्रम वाले ज्ञान का कौन-सा दिन है? ये ज्ञान तो ज्ञान पंचमी है।
तो वो समझ गया कि ये ज्ञान का दिन है, यथार्थ ज्ञान का दिन है, तो उस दिन ज्ञान की पुस्तक की पूजा करनी होती है या फिर उसको आदर से देखा जाता है, कुछ भी उसको हमारा ये चिंतन करने का उस दिन होता है। तो भ्रम का कौन-सा दिन है? उन्होंने बताया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये भ्रांति के दिन है। तो हमने बताया क्यों ऐसा? तो क्या है? तो हमने बताया कि एक आज़ादी जिस दिन हुई, एक प्रजा जिस दिन सत्ता पर आई, जो बोले दोनों भ्रांति। क्यों? तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बोले जब तक शिक्षा स्वतंत्र नहीं होती है, तब एक भी क्षेत्र में सही स्वतंत्रता सही अर्थों में नहीं आ सकती है। शिक्षा स्वतंत्र हो, तभी ही वो स्वतंत्रता राजकीय रूप से, आर्थिक रूप से आ पाएगी क्योंकि उसका पूरा ध्यान ये शिक्षा व्यवस्था में रखा जाता है कि कोई भी देश यदि राजकीय रीत से भी परतंत्र हुआ है, तो उसके बाद तुरंत आप देखेंगे कि जो राज करता है, वो चाहे रोमन हो, ग्रीक हो या फिर ब्रिटेन हो, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि अपनी भाषा और शिक्षा, ये दोनों वहाँ पर लागू किया है। क्योंकि उसको पता है ये यदि लंबे समय तक यदि कोई राष्ट्र को गुलाम रखना हो, तो उसकी शिक्षा को परतंत्र कर देना चाहिए। ये भारतीय मनीषों को इसके पहले पता है। इसके लिए उन्होंने बताया जब तक कोई राष्ट्र यदि शिक्षा में स्वतंत्र नहीं है, तो सही मायने में वो एक भी व्यवस्था में स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, तो चाहे कोई भी व्यवस्था हो। तो सही मायने में स्वतंत्रता वो तभी आएगी जब हम शिक्षा में स्वतंत्र होंगे। अभी ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे आप इज़राइल का उदाहरण देखें। करीब-करीब दिल्ली ना हमारा जो दिल्ली है, करीब-करीब उतना ही वो देश है पूरा। पूरा देश मिलकर दिल्ली उससे बड़ा होगा शायद। अब इज़राइल की जो भाषा थी हिब्रू, वो प्रायः मृत हो गई थी। उसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आप एक अच्छी पुस्तक यदि आपको संस्कृत पढ़ना थोड़ा बहुत भी आता है, बहुत जुड़े हैं, तो भुवम अनीता भगवत भाषा ऐसा करके एक पुस्तक संस्कृत भारती ने लिखा है। उसका हिंदी वर्ज़न भी हो गया है शायद कि देव भाषा को पृथ्वी पर लाए, ऐसी उसकी हिंदी होती है, भुवम अनीता भगवत भाषा। तो आप ये अवश्य पढ़िए। उसमें इज़राइल की कहानी हिब्रू भाषा को बचाने की है और उन्होंने हिब्रू भाषा में काम करना शुरू किया। बाद में जो-जो हिब्रू भाषा में शिक्षण के प्रयोग थे, वो सारे वहाँ पर लागू करने का प्रयत्न किया। वो केवल 4 लोगों से ये क्रांति शुरू हुई। 4-5 लोगों मुट्ठी भर लोगों से ये शुरू हुआ। आप ये मत समझिए कि अभी मुट्ठी भर लोगों से क्या हो सकता है। मुट्ठी भर लोगों से ये शुरू हुआ और आगे जाकर उन्होंने इतनी प्रगति की, इतनी स्वायत्तता अर्जित की हर एक क्षेत्र में कि 16 लोगों को तो वहाँ नोबेल नोबेल जैसा पुरस्कार वहाँ के 16 लोगों को केवल हिब्रू भाषा में काम करने के बाद मिला। तो वो दुनिया को उसका जो वर्ल्ड को है, वो एक प्रकार का वो लेना पड़ा उसका कि वो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई भी संस्था ऐसा काम करे, कोई देश ऐसा काम करे कि जो वास्तव में तथ्यपूर्ण हो, वो साहस दिखाए, वो हिम्मत दिखाए तो कुछ भी हो सकता है। अब ये तो मैंने एक हिब्रू भाषा की इज़राइल की बात की। उससे कितना बड़ा गुना और विद्या में हम देख सकते हैं कि शायद मैं यदि कंपेयर नहीं हो सकती है विद्या की, लेकिन यदि मैं कंपेयर करूँ, तो भी 1000 गुना ज़्यादा जिसके पास विद्या का साहित्य है, जिसके पास ग्रंथ है, जिसके पास इतना बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, वो देश यदि विद्या के क्षेत्र में जिस पे उसके पहले स्वतंत्र होना चाहिए, यदि वो परतंत्र रहता है, तो उससे बड़ी दुःख की बात कोई नहीं। तो स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपने आप को जो जग गए हैं, वो पहले कार्य में हो, कार्यशील हो। जो जग गए हैं माता-पिता जिसको ऐसा लगता है, लॉजिक लगता है कि चलो ये बात सही है और इसके मैं हर एक एंगल से लॉजिक बताता जाऊँगा क्योंकि मेरा काम ये है कि जो मैं गुरुकुल शिक्षा को समझ पाया हूँ, मैं सीख पाया हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप चाहे स्कूल में पढ़ाएँगे, गुरुकुल में पढ़ाएँ, निजी स्वार्थ मेरा क्या हो सकता है? कोई प्रकार का मुझे निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि भारत भर के जितने गुरुकुल हैं, वो चाहे किसी भी तरह से खुले हो, कहीं पर भी खुले हो, आपके आस-पास के हो, आप भी बहुत लोग मेरे से जुड़े हैं, जो अभी देख रहे हैं आप, उसमें भी बहुत लोग गुरुकुल वाले हैं। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि एक कदम जो आगे बढ़ाया है, वो वापस नहीं आना चाहिए। वो किसी भी रूप में वो स्थिर होना ही चाहिए, तो ही हम एक आदर्श भविष्य की नींव रख पाते हैं और वो यदि अभी नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। वही समय है जागने का।
क्योंकि आज हमारे पास इतिहास के इतने उदाहरण हैं, इज़राइल का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज इतना अनुकूलता कुछ बातों में अनुकूलता है, सब बातों में तो नहीं कह सकते हैं और आज कुछ संसाधन हमारे पास है और गुरुजी की कृपा से हमारी जैसी संस्थाएँ हैं, जिन्होंने ये बीजों को बचा कर रखा है, ऐसी गिनी-चुनी भी संस्थाएँ तो है। तो ये सब मिलकर कुछ कार्य करें। तो ये हमारा एक निवेदन है कि हम इसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। केवल वो लेकिन वो भी बात इतनी ही सही है कि कभी भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हाथ हो, कितना भी मजबूत हो, वो एक ताली नहीं बजा सकता है। उसके लिए दुर्बल अपितु 2 हाथ चाहिए। मध्यम या दुर्बल 2 हाथ चाहिए। उसी तरह इसका है कि एक कोई संस्था, एक कोई व्यक्ति वो नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी सक्षम हो। उसके लिए दूसरे पार्ट की, दूसरे पहलू की ज़रूरत होती है, जो माता के पिता के रूप में है, जो वहाँ के कार्यकर्ता के रूप में है, जो वहाँ के प्रचारक के रूप में है, कोई भी प्रकार के हो, सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, तो ये सफलता मिलेगी। तो ये एक बात मैंने कही और वो जितना जल्दी हम कर सकें, उतना समय बच्चों का बचेगा और वो यथार्थ विषय सीखने के लिए अ, प्रज्ञा बढ़ाने की ओर, प्रज्ञा की ओर, ज्ञान की ओर वो बढ़ पाएँगे। नहीं तो हमारी जैसी पीढ़ी गई व्यर्थ की, ऐसी ही पीढ़ी अभी जाएगी उतना ही नहीं, वो हमारे से हमेशा अधोगति में होगी। क्योंकि जो कुछ हम सार्थक सीख पाए हैं, हो सकता है वो संसाधन, हो सकता है वो तीव्रता, हो सकता है वो वातावरण आगे न मिल पाए। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ज़ोर देकर बहुत ज़रूरी है कि ये काम बहुत ही करना है। अपने बच्चों को यथार्थ शिक्षा मिल सके, अच्छी से अच्छे हम उसको कैसे पढ़ा पाएँ क्योंकि वो चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि आज हम देखते हैं कि जनरेशन गैप या तो फिर उसके जो स्वभाव है वो मिलते नहीं हैं। तो आज डाइवोर्सेस के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम जो है होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं आज। तो अभी कहीं न कहीं वो संस्कार का स्तर गिरता जाता है, जो एक परिणाम आता है। तो उसका ये 3rd जनरेशन शुरू हो गई है, जो परिणाम दिखता है पहले समाज में दिखता है, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यवसाय पर, वो सभी पर दिखने लगा है। अब कुटुंब, परिवार पर भी वो दिखने लगा है कि ये शिक्षा लेने के बाद उसके क्या-क्या, क्या-क्या परिणाम हैं। अब ये मैंने एक पार्ट बताया ताकि आप ये महसूस कर सकें कि जो उसमें मैं बता रहा हूँ, वो कोई द्वेष से या तो फिर प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बता रहा हूँ, उसके कुछ तथ्य हैं। तो ऐसे हमने आज तथ्य रखे हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपको देखिए सही तरह से ये देखने को मिलेगा। इसको आप यदि सही तरह से देखें मोबाइल से या फिर इसमें, तो इसमें लिखा है ये कि अखबारों में प्रकाशित आधुनिक शिक्षा के दुष्परिणाम। हेमचंद्राचार्य गुरुकुल ने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और उसमें एक-एक बात ऐसी बताई, वो आप हम देख सकते हैं कुछ भी कि 2020 में 21 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं को रोज़गारी नहीं होगी। 90% ग्रेजुएट युवा लोग जो अभी नौकरी नहीं पा रहे हैं। देश में शिक्षित बेरोज़गार की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, वो देश के लिए एक खतरा बन गई है। अब बहुत कुछ ऐसा है, जैसे गुजरात की कुछ खबरें हैं, कुछ भारत की खबरें हैं। भारत की ये खबर है कि 47% जो स्नातक है, उस वो सक्षम नहीं है। तो ये सारी बातें केवल अखबार के व्यू से देखें हम, केवल जो अखबारों में प्रकाशित खबर हम देखें, तो ये दुष्परिणाम आधुनिक शिक्षा के ये 1 भाग और ये 2 भाग में हम कभी भी कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर या फिर इसको देख सकता है। तो इसमें जो पेपर में छपते हैं सारी बातें, वो वही हमने यहाँ पर उसका ही डॉक्यूमेंटेशन, उसका ही एक करके लिया है। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पर कि एक परिणाम के स्तर पर ये बात आ गई है, तो उसमें से हम कैसे बच सकते हैं या तो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये एक आप थोड़ा और चिंतन करें और उसके बाद हम ये रखें कि अपने बच्चों को सार्थक शिक्षा कैसे दे पाएँ। इसका एक और हम सेशन करेंगे कि जो लोग घर पे कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कैसे सिखाएँ? जैसे पेरेंटिंग में हम उसको कहते हैं, ताकि पूरा हम शिक्षा घर पर नहीं दे सकते, ये आप बात याद रखें। घर पे पूरी शिक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं हो, उससे अच्छा है कुछ हो जाए, तो वो एक अच्छा रहेगा कि आप घर पे कुछ भी पढ़ा सकें, तो वो वहाँ पर आप घर पर पढ़ाने का प्रयत्न करें। अभी हम ये लेते हैं कि अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, तो जिन्होंने कमेंट में प्रश्न लिखे हैं, देखकर उसके मैं प्रश्न पढ़ते जाता हूँ और उसके फिर मैं थोड़े जवाब देने का प्रयत्न करूँगा।
तो उसमें लिखा है एक भाई ने कि आचार्य जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या आपके यहाँ 30 की उम्र के अधिक आयु वर्ग के लिए किसी प्रकार की शिक्षा का कोई विकल्प है क्या? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये उम्र है 30 या 35 या 40, इसमें व्यक्ति एक कुछ सीखना चाहता है या फिर कुछ उसको लगता है कि मैं कुछ अभी भी सीख पाऊँगा, और ये तो ऐसा है ही कि ये यू आर नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग, कि आप कुछ सीखने के लिए कभी देरी में नहीं होते हो, या तो फिर वो आप कभी भी लेट नहीं होते हो, तो ये तो एक है। अभी तक ऐसा नहीं था कि ये उम्र वालों के लिए कुछ हो, लेकिन हमारा एक ऐसा प्रकल्प है कि जो यहाँ पर पहले वो शिविर में आए, ताकि उसकी तीव्रता कितनी है, वो नापी जाए। एक वो कितना तीव्र व्यक्ति है, या तो फिर वो वास्तव में क्या गंभीरता से वो बता रहे हैं, या तो फिर उसकी इच्छा वास्तव में है। यदि ऐसा है, तो यहाँ पर कुछ संस्कृत या फिर दर्शन या फिर आयुर्वेद या फिर जो रुचि के विषय उसको लगते हैं, जो-जो विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं, उसको कुछ समय के लिए हम यहाँ रहने की अनुमति देते हैं, वो रहते हैं। कोई इसकी मतलब युवा वर्ग की जो ऐसे है, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, वो रह सकते हैं। तो वो जो-जो भारतीय शिक्षा में वो काम कर सकते हैं, वो करते हैं, वो पढ़ते हैं, और फिर अपनी एक जो समय है अपना, वो यहाँ पर सेवा देने में एक काम, दूसरा कुछ विषय सीखने का जो उसको निश्चितता है कि भाई मुझे संस्कृत सीखना है या ये सीखना है, या फिर क्या सीखना है, वो पूछे। कि भई तो हम उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो चाहे उसकी 30, 35, 40 की उम्र हो, लेकिन इतना ही है कि वो डिपेंडेंट होना चाहिए और वो अपना काम खुद कर सके यहाँ प के परिसर में। जो गुरुकुल के नियम है वो पालन करे, तो वो आ सकते हैं। तो ये 30 की उम्र वाले भी यहाँ पर जो है वो निमंत्रित है। लेकिन एक शर्त है कि उसको पहले शिविर में आना, 2-3 शिविर करना कंपल्सरी है, ताकि वो भी ये वातावरण से परिचित हो और हम उससे भी परिचित हो पाए, तो वो एक अच्छा बन पाता है कि हम उसको पहचान लें। वो यहाँ पर कि क्या कर पाएँगे, क्या सीख पाएँगे, वो अपने आप को तैयार कर ले, इसके लिए शिविर आवश्यक है। ये पहले प्रश्न का जवाब है, उसमें कोई भी उम्र के लिए बात नहीं है। ओ कोई-कोई, क्योंकि ये बहुत महत्व का है, कोई सीख कर सीखता है कोई अपने आप में, कोई व्यक्ति सिखाकर सीखता है, कोई एक विषय को सीखता है, दर्शन जैसे सीखे, कोई दूसरे विषय को प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में सीखता है। तो बहुत सारे सीखने के प्रकार है, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, तो ये किसी भी पद्धति से वो सीख सकता है। तो ये प्रश्न का जवाब है। दूसरे किसी ने पूछा है, गुरुजी अन्नमयी कोश का विकास किस तरह से करें और 6 साल की बेटी का कौन से खेल खिलाएँ जिससे उसका प्राणमयी कोश का विकास हो पाए? कृपया बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने पूछा है अन्नमयी कोश के विकास के लिए, मेरे वीडियोज़ में बहुत बार ये बात मैंने बता दी है कि उचित आहार, उचित विहार और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अनभिव्यक्त रूप से है, क्योंकि उतने छोटे बच्चों में ब्रह्मचर्य का कोई कांसेप्ट हम जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ देखते हैं उस हिसाब से नहीं है, लेकिन दूसरे पहलू से वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ऊर्ध्वरेता उसको बनाना है, तो उसकी कुछ प्रोसेस आती है, प्रक्रिया आती है। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि पहले तो आहार उसका उत्तम आहार करें, मेद्य वस्तुएँ उसको दें, जो बच्चे हैं उसको विहार में उसको प्रेमपूर्ण वातावरण में रखें। क्योंकि आप उसको बार-बार पनिशमेंट देंगे, शिक्षा देंगे, तो 5 वर्ष की, 5 साल की जिसकी छोटी आयु है, उसको यहाँ पर लगेगा, वो शिक्षा उसको लग जाएगी, तो वो कहीं न कहीं वो शोकमग्न रहेगा या फिर वो खिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। चाणक्य जी ने बताया कि आइडियल व्यवहार बच्चों के साथ कौन-सा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक, जब वो 5 वर्ष का हो जाता है तब तक अन्नमयी कोश का विकास है, इसलिए तब तक लालन-पालन करना है। लालन-पालन मतलब ज़रूरत पड़े तो आप गुस्से हो सकते हो, उसका अनुशासन कर सकते हो, लेकिन बहुत कम अनुशासन की अवस्था में आना है। तब तक प्रेमपूर्ण रहना है उसके साथ, और वो ख़ास करके वो माता रह सकती है सबसे अच्छी तरह से, उससे मिल सकती है, उसको प्रेम दे सकती है, या फिर कोई बहन ये पुरुष से ज़्यादा दे सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय 5 साल तक उसको दे बच्चों को।
कभी-कभी हम ये भी बताते हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, तो बहुत लोग बहनें हमारे जो सेमिनार है या वर्कशॉप है वो करके शिविर करके वो जाते हैं। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया वो क्या बताते हैं कि हमने उसको बहुत समय दे दिया, लेकिन अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बताया कि आपने समय कैसे दिया वो बताइए? तो बोले कि रोज़ मैं 2 घंटे बिठाकर उसको रोज़ मैं बताती थी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन 2 घंटे बिठाकर बताती थी, फिर तीसरे दिन बताती थी। तो मैंने कहा ये तो आपने उसका समय लिया, मैंने देने को कहा था। तो ये दोनों में फ़र्क है। यदि आपको समय ना तो वो क्या कह रहा है, वो कैसा है, वो समझने के लिए, उसको समझाने के लिए समय नहीं देना है क्योंकि आपकी समझाने की बात तभी शुरू होती है जब आप उसको समझ लेते हैं। हम उसको समझे बिना ही उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं या तो फिर उपदेश ही चालू कर देते हैं, तब वो अवस्था उपदेश सुनने की नहीं होती है। इसलिए ये पहली बात ध्यान रखें कि 5 साल तक उसको समय दें, पर्याप्त समय दें, तो अन्नमयी कोश का विकास होगा, उसके आहार के ऊपर, उसके विहार के ऊपर, उसके वीडियो से इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अन्नमयी कोश में सात्विक आहार और सात्विक विहार, ये दोनों पर उसका ध्यान रखें। तो ये अन्नमयी कोश की बात हो गई। अब कौन से खेल खिलाएँ, ये बात है। अब खेल का एक मनोविज्ञान है, ये दूसरे व्यक्ति ने भी पूछा है कि खेल के बारे में आप कुछ बताइए। तो फ़ोन पर भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि खेल के बारे में आज कुछ बताएँ, तो साथ-साथ में अभी समय है तो मैं खेल के बारे में भी कुछ बताता हूँ। खेल प्राणमयी कोश के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। खेल अवश्य है क्योंकि खेल से कुछ शिक्षा मिलती है। खेल का आप यदि मनोविज्ञान देखेंगे, तो खेल का संस्कृति से बहुत ही लगा जुड़ा हुआ है, एक बहुत संबंध है खेल का। जैसे खेल का जैसे खेल है वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर वो खेले जाते हैं या फिर उसका परिणाम क्या होता है, उसके ऊपर एक पूरा शास्त्र है खेल का। तो हम एक स्तर पर देखें तो जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट जैसे एक सामान्य खेल हमने देखा कि अभी बहुत प्रचलित है, एक कबड्डी है, ये दोनों देखिए आप। अब क्रिकेट है वो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से आया। तो उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई, तो वो खेल के नियम, वो खेल के जो सीक्वेंस या फिर वो खेल में जो नियम है या फिर सीक्वेंस है या फिर कुछ पहलू है, वो सारे पहलू उसकी संस्कृति से मिलते-जुलते होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिकेट की बात की, मैं और कहता हूँ, क्रिकेट में एक बार आउट हो गया व्यक्ति, तो वो वापस बैटिंग करने को नहीं आ सकता है। तो वो लोग मानते हैं कि एक बार जो व्यक्ति मर गया, उसका फिर जन्म नहीं होता है। रीबर्थ में वो संस्कृति मानती नहीं है। इसके लिए ये नियम फिर क्रिकेट में आया। क्योंकि क्रिकेट में एक बार आउट हो गया तो वो पेविलियन में चला जाता है और वो पी कर सो जाता है कुछ भी। क्योंकि उसके बाद उसको बैटिंग करने को आना नहीं है। एक बार आउट तो ऑलवेज़ आउट हो गया इस मैच से ही। चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो। तो ये एक वो मान्यता आई वहाँ पर उसकी संस्कृति की। हमारे यहाँ क्या है कि एक कबड्डी है। अब कबड्डी में क्या है, कबड्डी में ये है कि एक व्यक्ति मरता है, तो वो पेविलियन में नहीं चला जाता है, वो वापस वो थोड़ा ब्रेक ले लेता है, थोड़ा रेस्ट के लिए और विश्राम के लिए थोड़ा अलग फिर दूसरे को यदि वो पकड़ लेता है, मार देता है, तो वापस वो जीवंत हो जाता है। तो एक बार मरना, वो हमेशा के लिए मरना नहीं होता है, वो वापस इधर ही आना होता है। तो ये एक पुनर्जन्म से जुड़ी मान्यता है, वो ये खेल में प्रदर्शित होती है। कि अच्छा, एक बार जो गया वो ऑलवेज़ नहीं चला जाता है, वो वापस इधर पुनरावर्तन उसका होता है। तो ये एक जो जुड़ी हुई मान्यता वो खेल के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो एक बार मरा हुआ वापस ज़िंदा होता है। ज़िंदा होता है इन द सेंस कि वो वापस पुनः आता है, मरा हुआ भी आता है। दूसरी बात, वो हमेशा एक्टिव रहता है। एक बार आउट हुआ व्यक्ति को भी आशा रहती है कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस तो आशा का बहुत बड़ा अभ्यास इससे मिलता है। क्रिकेट में आउट हुआ तो ऑलवेज़ आउट हो गया, अब उसके पास आशा का कोई किरण नहीं है। और हमारे यहाँ बताया महाभारत में कि आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान कि आशा ही बलवान है। आशा यदि किसी ने खोई नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये आशा की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। तो ये उत्साह रहे, इसके लिए खेल में भी ये ध्यान रखा गया कि चाहे आउट हो जाए, तो भी वो जीवंत और तो भी वो एक्टिव रहना चाहिए।
इसलिए कबड्डी के खेल को संदेश ये खेल से ये संदेश लेना है। दूसरा आदेश ये खो है। तो वो भी क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं तो दूसरे को खो ऐसा कह देते हैं, तो दूसरा फिर अपना काम चालू कर देता है, वो थक जाता है तो तीसरे को। एक चेन बता रहे हैं कि मैं अकेला काम करने वाला नहीं हूँ। तो जब मैं थक जाता हूँ या तो फिर कोई तो दूसरे के ऊपर वो सौंपना कहते हैं या फिर दूसरे को बता देना कहते हैं कि वो भी ये काम कर सकता है क्या, तो वो भी एक प्रकार का वही चेन को आगे बढ़ाता है। तो ये एक दूसरी प्रकार की है। तीसरी प्रकार में आँख की पट्टी बाँधकर जो खेल खेलते थे पहले के लोग, उसमें ऐसा ही था कि आपके पास इंद्रिय न हो तो भी एक सूक्ष्म इंद्रिय भीतर है। वही ये इंद्रिय का काम करती है। आपने देखा होगा कि अंधे लोगों में श्रवण शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। कि जो अंधे होते हैं उसमें क्या है, वो आवाज़ से पहचान लेते हैं कि आप कौन हो। अच्छा, केवल आप मुँह से ना बोलो, आप केवल आकर आओ। मैं संगीत पढ़ने को जाता था बचपन में वाराणसी में, तो जैसा ही मैं एंटर होता था, तब वो पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति आया। और मेरा मित्र था, मेरा सहपाठी था, वो जाता था तो केवल वो पैर रखता था, तो वो पैरों की आवाज़ से वो पहचान जाते थे, जो प्रज्ञाचक्षु मतलब उसकी आँखें नहीं थी, तो पहचान जाते थे कि अच्छा ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति आया आज। अब इतनी उसकी सूक्ष्म श्रवण शक्ति की शक्ति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह से अभ्यास किया। तो ये आँख पर पट्टी बाँधने का एक था कि वो श्रवण शक्ति का विकास हो, चाहे वो अभी तुरंत ही वो एक्टिव हो जाए श्रवण शक्ति का, और वो पढ़ने में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खेलों का बहुत महत्व है। और मैं आपको बता दूँ कि भारतीय खेल की जो नींव है, या तो फिर जो एक प्रारूप है, वो इसी तरह से रखा है कि इंद्रियों के स्तर का हर एक विकास होता जाए। केवल खेल का वो मनोविज्ञान कोई बताता नहीं है। हम खेल को केवल बच्चों को एंगेज करने के लिए ही लाते हैं। तो ये आप उसकी मूल बात जानें और उस तरह के खेलों का चयन करें। तो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा है, हमने कुछ पुस्तकें इसमें से की है। तो एक आप देख सकते हैं, क्रीड़ा योग करके एक पुस्तक है। इधर एक लिखा है क्रीड़ा योग। तो क्रीड़ा योग की पुस्तक है, वो छपी है यहाँ से मतलब विवेकानंद केंद्र से छपी है, कन्याकुमारी से। वहाँ से आप मँगवा सकते हैं। यूट्यूब के लिंक में हम उसका पता दे सकते हैं, उसके नंबर भी दे सकते हैं। जो-जो यहाँ पर माहिती है वो दे सकते हैं। आपको भी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये विवेकानंद का फ़ोटो है और ये क्रीड़ा योग नामक पुस्तक है। उसमें अच्छे खेल है। हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें आई थी, तो कुछ पुस्तकों का हमने देखा कि कुछ पुस्तकें आपको हम बता दें। हमने ये पुस्तकों में से कुछ खेल अच्छे ऐसे किए हैं, तो आप वो घर पर रख सकते हैं, वहाँ से मँगा सकते हैं। क्रीड़ा योग नामक पुस्तक है। ये आउटडोर गेम उसमें ज़्यादा है। तो ये सब इसमें लिखा है, तो आप मँगा कर, उसको पढ़कर, कुछ समझ में नहीं आया तो हम आपको या हमारे कार्यकर्ता आपको समझा देंगे। तो वो आप खेल खिलवा सक अ, क एक आप उसको प्रेरित कर सकते हैं खेल खेलने के लिए। थोड़े समय में यदि संभव होगा, तो एक-एक खेल की हम वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे, लेकिन वो भी निश्चित नहीं कह सकते हैं। यदि यहाँ व्यवस्था हुई, तो एक-एक खेल के वीडियोज़ हम आपको भेजेंगे कि वो खेल कैसे शास्त्रीय पद्धति से उसको खेल खेलने के लिए प्रेरित करना है। दूसरी एक पुस्तक है, उसमें भूले-बिसरे खेल है, उसमें प्रायः प्राचीन खेलों की बात की गई है। इसमें भूले-बिसरे खेल है, वो पत्रिका प्रकाशन राजस्थान से ये पुस्तक छपी है। संपादक रमेश आचार्य है और उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पर पत्रिका प्रकाशन से पुस्तक छपी है और उन्होंने भी बहुत अच्छे खेलों का इसमें विवरण दिया है। तो ये भी आप मँगा सकते हैं। ये 2 पुस्तकें हमको अच्छी लगी, इसलिए ये 2 पुस्तकों का ज़िक्र हमने यहाँ पर किया। तो ये आप 2 पुस्तक अपने-अपने जो भी प्रकाशक है वहाँ से मँगवा सकते हैं। तीसरी बात, जो इंडोर गेम, मानो बारिश आ गई, बम्बई है जैसे, तो उसमें ये संभव नहीं होगा कि रोज़ वो आउटडोर गेम्स को खेले, क्योंकि उतने पर्याप्त स्थान नहीं होंगे, उतना मतलब अनुकूलता नहीं होगी, तो क्या करें? तो इंडोर गेम्स के लिए भी एक पुस्तक है, वो गणित की रोचक पहेलियाँ करके ये पुस्तक है। ये भी पत्रिका प्रकाशन राजस्थान से ही छपी है। आप देख सकते हैं गणित की रोचक पहेलियाँ। तो इसमें से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे गणित की पहेलियाँ उसमें है और पहेलियों के द्वारा कैसे समझाना है, वो भी इसमें लिखा है। और उसमें भी कोई प्रश्न आए, तो आप शिविरों में भी आ सकते हैं हमारी, और यहाँ पर प्रायोगिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में वो खेल को खिलवा सकते हैं। उसके पीछे हमको अवश्य बच्चों को बताना है कि ये खेल से आपको ये फ़ायदा होता है। उनके टीचरों को बताना है कि ये खेल केवल खेल नहीं है, अपितु खेल से हमारे में अंदर गुण आते हैं, तो ऐसे ही खेल को पास करें।
जैसे पत्ता है, जैसे कैरम है, ऐसे खेल को पास न करें। उसका कारण है कि वो बिना कारण बच्चों में आलस्य को पैदा करते हैं। चीटिंग, अन्य जो हमको न सीखते हुए या न सिखाते हुए भी उसके बच्चे सीख जाते हैं। तो ऐसे खेल जो कैरम है या पत्ता है, ऐसे खेल जहाँ तक हो सके कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुर्गुणों की संभावना है, ऐसे खेलों से बच्चों को दूर रखें। और सारे-सारे अभी तो वैज्ञानिक खेल भी आ गए हैं, तो वो भी एक हमारे पास जो किट है विज्ञान खेलों की, कि क्या विज्ञान उससे कैसे सीख सकते हैं हम, या तो फिर बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वो भी कभी कीट हम बताएँगे, अभी तो फिलहाल ये पुस्तकें हैं। तो ये गणित की रोचक पहेलियाँ मैंने एक बताई। एक दूसरा पुस्तक है, वो सृजनात्मक गणित करके एक पुस्तक है, उसकी भी मैं डिटेल दे दूँगा वहाँ पर। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, ऐसा दिल्ली से ये पुस्तक छपी है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ये लिखा है इसमें। अब इसमें सृजनात्मक गणित है, सीखने की विविध शैलियों पर आधारित ये गणित की पुस्तक है। विजय प्रकाश उसके लेखक हैं। उन्होंने अच्छी मेहनत करके ये पुस्तक, जो हमारी बहुत सारी पुस्तकों में से हमको जो अच्छी लगी, तो ये पुस्तक का भी आप घर पर रख कर या फिर मँगवा कर आप वहाँ पर उसका अध्ययन करके जो-जो बच्चों को इसमें से अच्छी लगे, वो आप उसको कर सकते हैं। तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में उपलब्ध पुस्तकों में से ये है। अब उसका मैं दूसरा पहलू बताता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा में जो खेल थे, उसके ऊपर अभी जितना होना चाहिए उतना काम पर्याप्त नहीं हो पाया है। यद्यपि ये पुस्तकें हम कह रहे हैं, तो दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ कि ये पुस्तकें अभी गुरुकुल शिक्षा से आप नहीं मान सकते हैं कि भई ये पूर्ण गुरुकुल शिक्षा के रूप में, लेकिन जो खेलों का चयन है वो अच्छा है। तो ये पुस्तकें आपको रेफ़रेंस के रूप में काम आ सकती है। लेकिन खेलों को देखने का एक पहलू रहा गुरुकुलों में, और वहाँ पर कौन से खेल खिलाए जाते थे, तो वो अभी हम कार्य करके महाभारत और रामायण कालीन कौन से खेल थे, क्या उस समय कैसे खेलते थे, या फिर प्राचीन में कैसे खेलते, शतरंज कैसे खेलते थे, जैसे वो बहुत प्राचीन खेल है, जैसे आज हम चेस जिसको कहते हैं। तो ये कैसे खेला जाता था, कैसे एकाग्रता के लिए कौन से खेल थे। तो ये सब बातें और ये सभी हम जो एक तो है कि अभी हम डॉक्यूमेंटेशन उसका करेंगे, हमारी बालशाला के लिए एक संस्कृति आर्य बालशाला करके अनेक जगह पर कोई शुरू करना चाहे तो कर सकता है, कि 3 से 5 साल के बच्चों को खास करके खेल ही ज़रूरी होता है, और वो ऐसे खेल हो जहाँ पर उसको कोई भी हर्ट ना हो, मतलब वो उसको कोई भी प्रकार की शारीरिक समस्याएँ ना हो, और शरीर के रूप में उसका बहुत उपयोग ना हो, जैसे हड्डी टूटना है, जैसे कोई लग जाना है, जैसे कोई इंजरी, ऐसा इसकी संभावना ना हो, ऐसे खेल को एक एक चयन हमने किया है। तो वो तो हम वहाँ पर देते हैं खेलों के, उसके खिलौने भी अलग प्रकार के आते हैं, तो वो खिलौनों का भी एक शास्त्र है। इवन काश्यप मुनि ने भी क्रीडनक करके एक अध्याय में पूरा एक अध्याय लिखा है, क्रीडनक। चरक ने भी क्रीडनक का उल्लेख किया है कि बालकों को कैसे खिलौने चाहिए, कैसे खिलौने देने चाहिए, और वो खिलौने से वो क्या सीख सकता है, वो खिलौने का क्या प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ये छठी के बाद, मतलब 6 के 7 उम्र के बाद जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये खेल बताए अभी के, क्योंकि वो विषय अभी का ये था। बालकों के लिए, छोटे बालकों के लिए, खास करके 3 से 5 साल के बालकों के लिए क्रीडनक, छोटे-छोटे मतलब खिलौने हैं, उसकी बात हम कभी करेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने ये 4 पुस्तकें की, वो आप पढ़िए, उसमें से कुछ समझ में ना आए तो पूछिए। और शिविर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिविर में हम ये ग्राउंड में प्रत्यक्ष रूप से आपको ये करवा सकते हैं, बिठा कर करवा सकते हैं, और बच्चों को कैसे सजेशन देना है, वो हम आपको सिखा सकते हैं। अभी आगे जाएँगे तो, और एक प्रश्न कि उसका प्राणमयी कोश का विकास हो, जिससे उसका प्राणमयी कोश का विकास हो, वो कृपया बताएँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे खेलों से उसका प्राणमयी कोश का विकास होता है, और वो जितना ज़्यादा अभी एक्टिविटीज़ करेगा, उतनी इंद्रियों से वो चपल रहेगा। वो भागना, दौड़ना, तो वो उत्साहित रहेगा पूरा जीवन। यदि ये उम्र में वो बैठ जाएगा या तो फिर आलसी रहेगा, तो पूरे जीवन में वो आलस्य बनी रहेगी। इसके लिए यहाँ पर उसको एक्टिव रहना, जब प्राण शक्ति का विकास हो रहा है, प्राणमय कोश का विकास हो रहा है, तब उसको एक्टिव होना ज़रूरी है। तो अभी के प्रश्न है, 3 से 5 साल के बच्चों को घर में किस तरह की शिक्षा दी जाए? क्या 3 साल की उम्र में घर में पढ़ना-लिखना सिखाया जाना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब बेटी 5 साल की हो जाए तभी स्कूल भेजूँ, लेकिन माँ जी कहती है
कि उ 3 साल के बच्चे कुछ-कुछ लिखना सीख गए हैं, बेटी और पढ़े। तो ये तो हर एक घर का प्रश्न है कि माँ जी कुछ और कहती है, सास कुछ और कहती है और वो ज़्यादा जल्दी पढ़ा देना चाहती है अपने मतलब पोतरों को आगे करने के लिए कि वो कहीं पीछे न रह जाए भीड़ से, कहीं वो अज्ञानी न रह जाए। तो आपको विवेक रखना है कि अ, माता-पिता की इच्छा को अवश्य मानना चाहिए, लेकिन वो किस हद तक मानना चाहिए, वो भी एक प्रश्न है। जिस बात में उसका कोई ज्ञान नहीं है, कोई उसका कुछ विज़न नहीं है, वो बातों को भी मानना, ये हमारे शास्त्रों में बताया है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यद्यपि माता-पिता के उपकार, माता-पिता का सम्मान हमारी संस्कृति सिखाती है, वो स्थान पर ही है। लेकिन जिसमें उनका कोई उसका विषय नहीं है या तो फिर उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो कहे और ख़ास करके ऐसा होगा। मैं आज बताऊँ कि गुरुकुल पे जो बच्चे पढ़ने को भेजते हैं, बहुत बुजुर्ग भी है, वो गलत ना लगाए क्योंकि मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन है और ये तटस्थ रूप से मैं करता हूँ, वो चाहे मुझे भी मैं केंद्र में रख देता हूँ, तो कभी-कभी हम हमारे पर भी व्यंग कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर कुछ हम बताते हैं। कुछ भूलें होती है, कुछ होता है, तो ये गुरुजी का एक तरीका है कि उसको तटस्थ रूप में उसका परीक्षण या निरीक्षण करना। तो अभी हमने जो परीक्षण निरीक्षण किया, वो ये आया उसके आप उससे सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सोचिएगा कि उसके विरोध करने या समर्थन देने के पहले ये आप थोड़ा सोचिएगा, वो आप रख सकते हैं कमेंट में कि इससे आप सहमत हैं कि नहीं, लेकिन आप मुझे लगता है कि 80% को ये अनुभव होगा। पिछली पीढ़ी की जो शिक्षा हुई, वो पूरी ये मॉडर्न एजुकेशन से हुई। उसका पूरा जो ब्रेन वॉश हुआ ये शिक्षा से, तो ये पूरा इस तरह से हुआ। वहाँ पर ये वातावरण सोशल गुरुकुल शिक्षा का नहीं हुआ। गुरुकुल शिक्षा एक कोने में रही तब तक, मर गई ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो चली गई ऐसा भी नहीं है, कहीं वो प्रयोग होते थे लेकिन वो सोशल नहीं थे। जैसे कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस तरह से गुरुजी के समय पर गुरुजी इस तरह से नहीं बोल पाते थे, नहीं बोलते थे। तो वो समय नहीं था, तो ये सोशल नहीं हो पाई। अभी प्रचार हुआ उसका तो भी सोशल हो गई। अब वो समय हुआ उसके ध्यान में एक ही पहलू आया और ये शिक्षा का ही आया। अब जिन्होंने भी वो शिक्षा शिक्षा का प्रचार किया उन्होंने केवल एक प्रचार नहीं किया। उन्होंने साथ-साथ में क्या किया? साथ-साथ में ये भी बताया कि प्राचीन शिक्षा से अभी बहुत हम आगे बढ़ गए और पहले के लोगों को कुछ पता नहीं था और अभी की जनरेशन है वो तो और आगे गई। पहले तो अज्ञानी थे सब और हमने अभी तक नया लॉन्च किया। हमेशा यही बात आई कि अभी ये नया आ गया, अभी ये नया बढ़ गया। अब ये तो सुनने में आसान लगा, अच्छा लगा, लेकिन साथ-साथ ब्रेन ये स्वीकारने लगा कि प्राचीन जो वस्तुएँ हैं, वो सर्वथा व्यर्थ है और जो नया आता है, वो 100% सही होता है। अभी कभी-कभी हम जो कंपेयर के रूप में आपको भी ये बताते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि कभी-कभी जब तक असत्य को असत्य नहीं कहते हैं, तब तक सत्य को सत्य हम प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो सत्य को सत्य प्रूव करने के लिए हमको कभी-कभी कोई-कोई असत्य बातों को असत्य कहना पड़ता है, जो कि वास्तव में उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन ये विषयांतर नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है। तो अभी के माता-पिता सभी जो बुजुर्ग हैं 60 50-60 या उसके ऊपर के उम्र वाले कि जितने बेटे युवा या युवती है, जो ये उम्र 25-30 या फिर 35 साल के आस-पास होगी उसकी उम्र, तो ज़्यादातर जो कोई गुरुकुल की बात या शिक्षा की बात या चिकित्सा की बात ज़्यादातर अनुभव है कि कुछ बुखार आ गया तो हम कहते हैं कि वो घर पे रहो और आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ ले लो, कुछ काढ़ा ले लो, युवा मान जाते हैं। लेकिन उसके घर पर ही प्रेशर करते हैं उसको कि अच्छा ये सब आप काढ़ा और ये करोगे तो कैसे अच्छा होगा? आप दवाई लो तुरंत मेडिकल से मिल जाएगी और ऐसे आपको क्या हो जाएगा और ये आप अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बुखार मगज़ में चला मस्तिष्क में चला जाएगा और आप पागल हो जाओगे या तो मर जाओगे। तो क्या होता है उससे कि वो रिस्क लेने को तैयार नहीं। उसको ऐसा ही लगता है कि ये काढ़ा से, ये फिर दवाई से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो केवल एक इंजेक्शन देकर आओ या फिर सलाइन लगाकर आओ और हॉस्पिटल में जाकर आओ तो आपका बुखार मिट जाएगा। तो ये माता-पिता ही उसको प्रेशर करते हैं। वो तो स्वीकारने को तैयार है। अब ये चिकित्सा में जैसी बात होती है, ऐसी दूसरी बात ही शिक्षा में होती है। आप अपने बच्चे को यदि गुरुकुल में या फिर इसमें ये व्यवस्था में कोई सोचते हो, केवल सोचने के स्तर पर हो और वो आप ऐसी सोचते हो कि इसको यहाँ बिठाऊँ, आपके घर से ही पहला विरोध चालू होगा। आपके जो माता-पिता हैं, वो आपके ही बेटे को या बेटी को उधर जाने को मना करेंगे।
वो कहेंगे कि ये तो प्राचीन है और इससे क्या हो जाएगा? आप मॉडर्न में अभी जाओ देखो कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ पर दुनिया अभी कितनी आगे बढ़ गई है, तो वो कहेंगे। उसका ये गलत है ऐसा मेरा कहने का नहीं है, क्योंकि उसको एक ही साइड का ज्ञान है और उनका जो ब्रेन जैसे मैपिंग हो गया है, उसका जो एक प्रकार की सोच हो गई है, वो हम बदल नहीं सकते हैं। उसे रास्ता ही निकालना पड़ेगा, चाहे मेरे आप प्रवचन भी उसको सुना दो, तो उससे बहुत कुछ नहीं होगा, उसको कुछ फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो इतने सालों सुना है मैं की सिस्टम के बारे में और वो सिस्टम जभी भी वो सुनते हैं, तब ये बात अवश्य सुनते हैं कि अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, अभी ये नया आया, अभी एक नई तरक्की हुई, नया एक राह खुल गई, तो उसका बहुत प्रभाव होता है और सालों ये सुना, तो एक बार में तो वो कोई वचन से परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तो उसमें बीच का रास्ता निकाले, झगड़ा ना करे, विरोध ना करे कि वो संस्कृति नहीं कहती हमारी, वो भी ध्यान रखे, विवेक पूर्वक आप उपयोग करके, उसको धीरे-धीरे समझाकर बच्चों का कम से कम ना बिगड़े, क्यों? क्योंकि वो तो आगे जाकर समझने ही वाले हैं, आप अभी तक समझ गए ही गए हैं क्योंकि अभी जितना गुरुकुल शिक्षा का ये सोशल होगा, तब लोगों को पता चलेगा कि ये व्यर्थ की शिक्षा है, व्यर्थ की शिक्षा है, जहाँ पहले से ही लोग कह रहे हैं और अभी तो वैज्ञानिक कहेंगे, मनोवैज्ञानिक कहेंगे, सोशल मीडिया में आएगा, तो ये एक बात ध्यान रखें कि ये माता-पिता को जो आपने बताया कि ये माताजी की ये इच्छा है, तो हो सकता है दूसरे बारे में पूरा करे। ये इच्छा पूरे करने के लिए बालकों की शिक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक भारतीय संस्कृति की आधारशिला है कि जभी भी शिक्षा की बात आए, तो अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें। चाहे कोई व्यक्ति की जिद हो क्योंकि वो टेम्पररी है, वो कल मान जाएँगे, लेकिन उससे जो बच्चे को नुकसान होगा, वो भरपाई नहीं होगा। वो जो काल गया, वो काल नहीं आएगा वापस। आप राम का ही उदाहरण देखें, उसको जब माँगने के लिए आए जो विश्वामित्र, वो एक एक सिम्बॉलिक है। तो वो गए, तो उन्होंने क्या किया, ये मुझे ज़रूरत है, तो उसको भेजना पड़ा पढ़ाई के टाइम पर, जबकि घरवालों की तो ना ही थी, कि भई अभी तो छोटे हैं, वो है, ऐसे बहाने हज़ार मिल जाएँगे घरवालों को। लेकिन ये भी है कि ये टेम्परेरी होता है, वो कल मान जाएँगे। लेकिन बच्चों की शिक्षा कोई भी हालत में, कोई भी प्रकार में उसका जो गोल्डन टाइम है, जो कभी-कभी जीवन में मिलता है और भाग्यशाली को ही मिलता है, उसका व्यय नहीं होना चाहिए। तो मैं भी मुझे भी अपने मेरी भी बात करूँ तो मेरे पिताजी ने जब मुझे इधर भेजा गुरुकुल शिक्षा में या तो फिर मुझे अनुमति दी, तो उस समय भी दूसरे लोग विरोध करते ही थे, आज भी करते हैं। तो वो तो क्या होगा कि वही क्या हो जाएगा और फिर वो कोई समाज में मान्यता नहीं मिलेगी, फलाना नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब अपनी-अपनी बुद्धि से कहते ही रहते हैं। तो आपको अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके व्यवस्था को समझकर इसमें निर्णय लेना है और वो आपको ही लेना है। तो ये बात मैंने बताई। और एक प्रश्न है उसमें लिखा है कि आधुनिक शिक्षा का जीवन पर विश्लेषण किया जाए, तो जितना समय एवं साधन हमने उसमें लगाए हैं, उसके अनुसार प्राप्ति 15 से 20% ही है। अब जो आप साधन लगाते हैं और जो आप शक्ति लगाते हैं, समय लगाते हैं, उसकी प्राप्ति आप वो कह रहे हैं कि 15 से 20% ही है। तो ये वो सहमत है ये बात से कि वो जो हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है, तो वो परिणाम वहाँ से नहीं मिलता है। एक प्रकार का वो टाइम वेस्ट है, तो इसका कोई रास्ता करना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो ये अच्छी बात है, ये अब हम उससे सहमत हैं। दूसरी बात, शिशु की बीच की पे कैसे पहचान करें, उन्होंने ही पूछा है। अब ये बात थोड़ी गहरी है कि जो मैंने कल बताया था कि शिशु के बीज को मतलब उसमें क्या पड़ा है, उसकी कैसे पहचान करें? तो सबसे पहले ये इसकी एक ट्रेनिंग होती है, मैं ये बता दूँ, उसकी कुछ पहलू मैं बताऊँगा। उसमें उसकी अभिरुचि, उसके शौक अ, उसका नज़र उसकी एक प्रकार का उसका आचरण, वो सभी दिखाता है कि वो उसका कौन-सा विषय है। जैसे एक पेड़ पर ले जाए कोई बच्चे को एक वाला, वो क्या प्रश्न करेगा आपसो? वो प्रश्न से पता चलेगा कि उसका क्या माइंड है। जैसे बार-बार कोई भी बातों में वो प्रश्न करता है, प्रश्नों में ही प्रश्न करता है, तो उसका नैयायिक या तो वैज्ञानिक माइंड है, पहले उसको नैयायिक कहते थे, न्याय की बुद्धि वाला होता है, तो वो तर्क करता है, तो एक तर्क का एक स्वभाव होगा उसका। दूसरा, बालक यदि कुछ भी बात जल्दी मान लेता है, मानो वो विपरीत कह रहा है और आपने एकदम उससे विपरीत कर दी और उसने बताया ठीक है, तो आप मानो कि वो चल सकता है, मतलब वो साहित्यवाद है।
सकती है, उसका आपको वो ज़्यादा उपदेश पद्धति से ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये एक आप पहचान सकते हैं। उसके 10 से 12 पहलू हैं उसको पहचानने के, कि उसको कैसे पहचाना जाए। ये भी आप 100% नहीं बता सकते हो, क्योंकि कोई-कोई अवधारणाएँ, कोई-कोई प्रकार के संस्कार काल के बाद में सामने आते हैं, तब उस समय दूसरा निर्णय लेना पड़ता है। अ, तो उस समय आप नहीं कह सकते कि चलो उस समय तो यही कर दिया था, तो अभी कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि शिक्षण एक जीवंत प्रक्रिया है, हर एक क्षण वो नई-नई आती है। इसके लिए एक दूसरे प्रश्न का भी मैं साथ-साथ उत्तर देना चाहता हूँ, इसके लिए आचार्य ज़रूरी है। आप मशीन लगाकर उसको पाठ पढ़ा दोगे, लेकिन मशीन में जो सेट करोगे विज्ञान का पाठ, वो विज्ञान का पाठ सोमवार को आएगा, जबकि सोमवार को कंटाल गया है और उसको बहुत ही बेचैनी है, तो क्या करोगे? वो समय पर निर्णय लेना पड़ेगा कि चलो आज बेचैनी है, तो आज छुट्टी है। अभी आज क्या होता है कि बाहरी परिस्थिति से निश्चित होता है पढ़ाई। आंतरिक परिस्थिति से नहीं होता है। जैसे बाहरी परिस्थिति, अभी छुट्टी आ गई, जैसे अभी तो घर पे ही बच्चे बैठे हैं, तो अभी बहुत कुछ हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है, जो हम 1 महीने पहले हमने निश्चित नहीं की थी। आज आ गई ऐसी परिस्थिति, तो आज हम उसको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से खेलों से पढ़ा सकते हैं, वो सोचना चाहिए। बच्चा कभी बीमार है, कभी फ्रस्ट्रेशन में है, कभी कुछ है, तो उसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ना ही है, क्योंकि तो तब उसको छुट्टी रखनी है। वो हमारे यहाँ बताया कि बच्चे को मानो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो क्या होगा? तो आप पढ़ाओगे, वो भी वो समझ नहीं पाएगा, वो व्यर्थ होगा। तो ये परिस्थिति के ऊपर वो निर्भर है। तो बच्चों को बीज कैसे पहचाने, वो 10 से 12 पहलू है। उसकी 10 और 12 पहलू की बात तो हम ट्रेनिंग में करते ही है। तो उस समय आप एक-एक, एक-एक पहलू को सूक्ष्म रीत से समझना होता है कि वो कैसे आपके साथ बिहेव करता है। तो वो एक आपको देखने की दृष्टि बनानी पड़ेगी। आज तक हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं बच्चों का। आज तक तो जैसे वो कुछ शरारतें करता है, तो हम कहते हैं कि छोटा है तो शरारत तो करेगा। कुछ वो शांत बैठता है, तो हम प्रशंसा करते हैं कि अच्छा है, वो तो होशियार है, शांत है। लेकिन उसका ढलान किस तरफ है, उसके लिए 10-12 पहलू है, वो पहचान लेंगे, तो हम उसका निर्णय कर पाएँगे कि उसको वो वास्तव में उसके बीच में अंतर गहराई में क्या है, और उसको उसके अनुसार हम क्या उसको शिक्षा में दे सकते हैं। तो ये एक उसके बाद का प्रश्न है, गुरुकुल व्यवस्था को किस प्रकार शहरी बच्चों को उपलब्ध कराया जाए? क्या मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों और माता-पिता को शिक्षित कर सकते हैं? ये एक बात है, अच्छा प्रश्न है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो पूरा मोबाइल या फिर कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा तो 100% नहीं होगा। आप ऐसा समझिए, एक स्टीमर है जो खड़ी है, वो उस पार उस देश पहुँचाने वाली है। जैसे भारत के श्रीलंका जाना है, तो आप स्टीमर से जाएँगे, ये पक्का है। अब स्टीमर तक पहुँचना है, तो स्टीमर किनारे तक नहीं आएगी। तो स्टीमर तक पहुँचना है तो क्या चाहिए? तो नौका चाहिए छोटी-छोटी। आप कभी स्टीमर में गए हो तो पता होगा, छोटी-छोटी नौकाएँ होती है, वो वहाँ तक ले जाती है, क्योंकि स्टीमर हमेशा गहरे पानी में चलती है। नौका किनारे पर आती है, वो नौका हम सबको भर कर ले जाती है बीच में, और वहाँ पर सब स्टीमर में बैठ जाते हैं और फिर जाते हैं। फ्लाइट में जैसे जाते हैं, तो बस हमको ले जाती है वहाँ तक, फ्लाइट तक, और फिर हम उसमें चढ़कर फिर जाते हैं। तो ये काम आप मानिए कि एक नौका का, एक बस का है। वो बस आपको हैदराबाद नहीं ले जाएगी, राजकोट से या अहमदाबाद से, वो बस बस फ्लाइट तक ले जाएगी। वहाँ तक आपको कैपेबल कर देगी कि आप फ्लाइट पर चढ़ पाए, फ्लाइट पकड़ पाए, और वो फ्लाइट फिर आपको उड़ा कर ले जाएगी। घर पर जो होगा, वो संपूर्ण नहीं होगा। तो जो-जो हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल वस्तु चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं कि जीवंत व्यक्ति चाहिए, उसका सहवास चाहिए, कुछ जीवन से सीखना होता है, हमेशा सब कुछ उपदेश से नहीं सीखा जा सकता है। यद्यपि हम अभी बता रहे हैं, तो भी हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ इससे नहीं होगा। हमारा जो विरोध का एक पहलू है मुख्य में सिस्टम में, वो वही है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। देखो, आप एक बात रखो कि किसी को पढ़ाना है, पढ़ाना सीखना है, कैसे पढ़ाया जाए? क्योंकि अध्यापक तो पहले हमने टेंडेंसी देख ली 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, कि ये बच्चा अच्छा शिक्षक बन सकता है। अब उसको पढ़ाने का अवसर कब आता है पता है? बीएड में आता है, और एक शिक्षक दिन पर आता है, जो 5 सितंबर है, जो राधाकृष्णन जी का डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है, उस समय वो पढ़ाता है। पूरे साल उसको पढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता है। अब इससे क्या होगा?
कि वो पढ़ा ना कब, तो बोले सब थियरी वो पढ़ ले, उसके बाद बीएड करे और बीएड करे तब कुछ लेक्चर उसको पढ़ाना है। तो ये कैसे सीखेगा, कैसे पढ़ाना है वो? वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि थियरी आप पहले पढ़ा रहे हो सालों-सालों और प्रैक्टिकल उसके बाद थोड़ा है, जो जाते-जाते अंत में है, तब तक तो उसने बहुत कुछ वो भूल भी गया होगा। तो दोनों बातें साथ-साथ में चलनी चाहिए। इसके लिए यहाँ की जो म्यूचुअल ट्यूशन्स उसको कहते हैं, म्यूचुअल ट्यूशन्स, जो एंड्रयूल बेल ने वो पद्धति शुरू की थी और उन्होंने इसकी तारीफ़ की थी कि भारत में जो है म्यूचुअल अ, जो पद्धति है वो बहुत ही अच्छी है म्यूचुअल ट्यूशन्स की। जो एक होता है ज्येष्ठ जो बड़ा विद्यार्थी, वो दूसरे विद्यार्थियों को चिंतनिका देता है, उसको चिंतनिका कहते हैं। तो वो उससे सीखता है। तो वो सीखने के समय ही, पढ़ने के समय ही वो पढ़ाना सीख जाता है और वो तभी लायक होता है जब चौथी कक्षा का व्यक्ति यदि तीसरी कक्षा को पढ़ा पाए, तो वो पास माना जाता है। तभी वो अधिकारी है 5वें क्लास में जाने के लिए। नहीं तो वो हमको कैसे पता कि उसने ये विषय को जान लिया है। लिखना मात्र प्रमाण नहीं होता है, वो बहुत आयामों से लिखा लिखा जा सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको घुसाकर पूरा रट्टा मार के एक रात में, दूसरे दिन पेपर देकर विरेचन करके वो भ्रांति निर्माण की जा सकती है, उसको चीट किया जा सकता है प्रोफ़ेसर को या फिर शिक्षक को या फिर पेपर सेटर को या फिर निरीक्षक को। तो ये तभी ये वो योग्य है, मानो कि चौथी कक्षा का व्यक्ति तभी योग्य है जब तीसरी कक्षा को पढ़ा पाए, तभी वो 5वीं में जाएगा। 5वीं वाला तभी छठी में जाएगा तब वो 5वीं को पढ़ा पाए। तो वही एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो जब पढ़ा पाएगा तब हम जानेंगे कि उसने पूरे विषय को इस तरह से जान लिया है। तो ये तो इससे नहीं होगा, लेकिन मोबाइल के माध्यम से बच्चों को और माता-पिता को कुछ हद तक शिक्षित किया जा सकता है। तो वो किस तरह से करेंगे, वो आगे नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि अनेक माता-पिता घर पे रहकर बिल्कुल ना सीखें, उससे अच्छा है कि कुछ सीखें, लेकिन वो पूर्ण न माने। पूर्ण के लिए हम एक शिविर करते हैं, उसमें उसको हमको भी पता है कि ये यहाँ आने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत कुछ होता है, तो यहाँ आना पड़ता है। लेकिन ये वातावरण के लिए एक शिविर ज़रूरी होती है, वो चाहे साल में 1 ही बार करें हम, 5-7 दिन की करें, तो ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल वो लोग सीख कर जाएँ और साथ में मैं बता दूँ, वैदिक अभी जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम एक बालशाला करके एक शुरू करने वाला है कांसेप्ट, उसमें ही ये 3 से 5 साल के बच्चों को जिनको कुछ खोलना है वहाँ पर, तो उसके लिए जो मॉडर्न तरीके से जो खुलते हैं प्ले होम वगैरह, उसी तरह से एक विचार किया है हमने कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको यदि रस है तो कमेंट में लिखिए अवश्य ही, नंबर पर आप फ़ोन करके उसकी सारी माहिती ले सकते हैं। तो आपके एरिया पर वो 3 से 5 साल वाला जो कांसेप्ट है, वो शुरू कर सकते हैं, तो आप कनेक्ट रहेंगे, तो आप भी उसमें सीख पाएँगे। और जो आपका आचार्य निर्माण का शिविर है, उसको भी आप लाइन कर दें, तो कैसा रहेगा? ये भी अच्छा प्रश्न है कि भई उसमें इसमें सब बताया है कि व्यय वगैरह हम कुछ हद तक दे सकते हैं, ये सब अच्छा है। उसका विचार करेंगे। ये आचार्य निर्माण की शिविर का यहाँ पर कैसा हम माहौल है और उसमें जो थियोरिकल सब्जेक्ट है, उसमें हमको देने में कोई तकलीफ नहीं है। वो हम चाहते ही है कि आप घर पर बैठकर अपने समय का उपयोग करके भारतीय शिक्षा को आप वहाँ ले, तो अच्छे से अच्छे जगह पर हम अच्छी तरह से प्रचार कर सकेंगे, इसको जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो प्रैक्टिकल होगी, वो यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ऐसे कुछ है कि जो थियोरिकल सब्जेक्ट्स है, उसकी कुछ शिविर आयोजित हो सकती है, तो अवश्य हम करेंगे। साथ-साथ में मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे विषय है, उसको सीखना, उसमें रस लेना वो ज़रूरी हो जाता है। कल से अ, एक अलग यूट्यूब की चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब पर हम देंगे, फेसबुक पर भी देंगे जो लोग हैं। कल से हमारा एक दशगव्य के ऊपर जो आयुर्वेद का एक अवांतर विषय है, जो चिकित्सा के लिए उपयोगी है, तो उसके ऊपर भी हम लाइव करने वाले हैं, ठीक यही समय पर। आज शिक्षण का आज पूरा हो जाएगा तो कल हम इसके बारे में भी बात जो-जो लोगों को अनुकूलता है, रस है, वो भी देख सकते हैं लाइव। वो भी एक जीवन से जुड़ा गहरा एक विषय है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है। दूसरा एक अंतिम प्रश्न है, गुरुजी अन्नमयी कोश का विकास किस तरह से करें? ये तो हो गया है। अब शायद सब कुछ हो गया है। किसी ने ऐसा लिखा है कि बहुत सोचा पर कुछ में
जो आपकी बात है वो सही लगी कि मैं स्कूल वगैरह से कुछ नहीं सीख पाया, जो भी आपके जैसे लोग थे उससे ही मैं कुछ सीख पाया हूँ। तो ये अच्छी बात है कि कोई सामाजिक संस्थाओं से या ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मल वे से वो सीख पाए हैं, तो वो अपना ही एक निवेदन प्रकट कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी अभी ये पूरी हो रही है यहाँ पर, और भी प्रश्न डिटेल में इसकी चर्चा हो सकती थी, लेकिन आज समय की पाबंदी थी, हमारे पास समय कम था। तो कल से फिर हम एक और विषय को लेकर और यूट्यूब चैनल से, एक और यूट्यूब चैनल है कृणाल सोलंकी करके है एक हमारे कार्यकर्ता, उनकी वो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमारा लाइव होने वाला है, क्योंकि वो अलग विषय है और उसके जुड़ने वाले लोग भी अलग प्रकार के हैं। तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, आपको लिंक भी आ जाएगी अभी हमारे यूट्यूब चैनल से, और तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया जाएगा वो वीडियो को, कि आप उसका लाभ ले सके। वो दशगव्य के ऊपर है, गव्य का क्या महत्व है और आयुर्वेद में उसको किस तरह से बताया गया है, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ऐसे में आपको बता दूं, 30 विषय पर हमारे गुरुजी ने कार्य किया। मैंने भी 15 साल लेकर ये तीसों 30 विषय के कंसेप्ट को जाना। जैसे महिला शिक्षा कैसी होनी चाहिए, महिलाओं को, बहनों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो वो एक अलग विषय है। और उसमें हमारे जो यहाँ के आचार्य जिज्ञासा जी है, अंशु दीदी जी है, वो यहाँ पर बहनों की ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। साथ-साथ में बच्चों को किस उम्र में क्या सिखाना चाहिए और क्यों ऐसा सिखाना चाहिए, उसका भी बहुत ही साइकोलॉजिकल उसका क्या महत्व है, तो एक प्रकार की उसके ऊपर भी काम है। आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो भी वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्ट वो हो रहा है, अभी-अभी आप देख रहे हैं। उसके विषय में हमारे पास बहुत कुछ फाइलें हैं, बहुत कुछ ग्रंथ है, तो उसका भी रिसर्च करके हम नई-नई बातें रोज़ बताते रहते हैं। लोगों को नहीं लगती है बहुत प्राचीन, तो केवल हम क्या करते हैं, वो ग्रंथों में से लेकर जो गुरुजी ने बताया है वही हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय है, घर पर बैठकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि एक चिकित्सा का विषय हो गया, दशगव्य का विषय हो गया, जैसे पंचगव्य है, ऐसे ही एक दशगव्य है। बहनों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक हो गया। खेल कैसे खेलने चाहिए, उसकी मैंने आज बताई। अच्छा, एक कहानी के पर एक है, गाने के ऊपर हमारी एक पुस्तक है, जो गुरुकुल गीत गुंजन। आप कैसे गाने गाने के द्वारा कैसे मैसेज पास पास कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे गाने का इफ़ेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है, तो गाने कैसे गाएँ? तो इसके लिए हमारी एक पुस्तक है, गुरुकुल गीत गुंजन, वो भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके द्वारा आप राग सीखकर, उसकी एक प्रकार का स्वर सीखकर, वो फिर आप गा सकते हैं, संगीत के माध्यम से गा सकते हैं। ऐसे ही बालकों को उसका अनुसरण करा सकते हैं। तो ये गाया कैसे जाता है, गीत कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर हमारा एक है। खेल कैसे होने चाहिए, तो खेलों का कोशों के साथ क्या संबंध है? ऐसा 100 खेलों के बारे में हमने किया है कि एक-एक खेल का एक-एक कोश के साथ डिटेल में वो वर्णन है कि इसके साथ इसका संबंध है। अंतिम बात, संस्कृत के श्लोक को कैसा पढ़ना चाहिए? तो प्रोनंसिएशन संस्कृत, जैसे हम हिंदी या तो फिर गुजराती या तो फिर मराठी की तरह करते हैं, लेकिन संस्कृत का उच्चारण के शास्त्र जो शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है, और भी सारे शिक्षाएँ हैं, तो उसमें हमको प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण सीखने को मिलता है। तो वो हम किस तरह से उसका उच्चारण करें, बालकों को शुद्ध रूप से उच्चारण करवाइए, तो वो बचपन से ही जो पहले से ही वो अच्छी तरह का उच्चारण सीखेंगे। इसलिए ये भी हमारे वर्ग है कि ये भी हम वर्ग शायद आपको जो-जो लोग जुड़ना चाहेंगे, उसके लिए ऐसा भी एक वर्ग रखेंगे कि वो प्रोनंसिएशन ठीक तरह से सीख पाए। तो ये भी एक पहलू है। संस्कृत भाषा है, उसको आसानी से कोई भी भाषा कैसे सिखानी है, उसके लिए भी हमारा एक वर्ग है कि आसानी से हम आप उसको कैसे सिखा पाते हैं। खगोल है, उसमें चंद्र, सूर्य, तारे ये सभी है, जो पूरे एस्ट्रोनॉमी है, उसको भी हम कैसे सिखा पाएँगे, प्रैक्टिकल करके कैसे सिखा पाएँगे, उसको दिखाकर कैसे सिखा पाएँगे, कैसे उसको हम बता पाएँगे कि ये कैसे नक्षत्र होते हैं, कैसे ग्रह होते हैं, कैसे राशि होती है। तो ये भी एक विषय है, जिसको भी पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोज़ के जीवन से बहुत संबंधित है। तो ऐसे ही हम नदियों के बारे में बताते हैं, पर्वतों के बारे में, खगोल के बारे में। अच्छा, इतिहास है, तो यथार्थ इतिहास करके भी हमारा एक कांसेप्ट है। उसमें ऐतिहासिक चरित्रों को आपको कैसे बताना है, स्टोरी कैसे कहनी है, उसको किस रस की प्रधानता वाली
कहानी कहनी है, उसका भी बहुत प्रभाव होता है। तो किस बच्चों को किस रस की प्रधानता वाली शौर्य रस प्रधान है या करुणा रस प्रधान है या फिर वीर रस प्रधान है या फिर श्रृंगार रस कौन से रस की प्रधानता वाली कहानी बच्चों को कहनी है, उसका एक साइंस है, वो साइंस ऑफ द स्टोरीज, इसके ऊपर भी हमारा रिसर्च है, वो भी हम बताते हैं। अंतिम बात, विज्ञान है जो भारतीय विज्ञान, विज्ञान को भारत की दृष्टि से देखने का एक जो पहलू है, उसको लेकर हम न्यायी दर्शन जैसे दर्शन है, वो खेल-खेल में उसको परमाणु समझा देते हैं, खेल-खेल में उसको परमाणु के गुण समझा देते हैं, आयुर्वेद समझा देते हैं और फिर क्रिया क्या होती है, अभाव क्या पदार्थ होता है, कितने जगत में पदार्थ होते हैं, उसके कितने विभाग होते हैं, अनुमान कैसे होता है, तर्क कैसे होता है, तर्क शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, थिंकिंग पावर कैसे बढ़ाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे किया जाए, वो सारे पहलू भी हम उसमें बताते हैं। तो आगे अभी निश्चित नहीं है, लेकिन शायद अगले हफ्ते हम वापस एक बार मिलेंगे, तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बता देंगे। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं। कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो हम वो सेव कर देंगे और जो-जो यहाँ का प्रकल्प है, उसकी आपको माहिती आती रहेगी। संस्कृति गुरुकुलम डॉट कॉम करके वेबसाइट भी हमारी है, तो वेबसाइट पर भी आप बहुत कुछ जीवन में महत्व, वो आहार को लेकर, फूड को लेकर या फिर गाय का मतलब पंचगव्य को लेकर या दशगव्य को लेकर हो रहा है, तो वो कल होगा। कल से दूसरी यूट्यूब चैनल पर और हमारे जो फेसबुक में है, तो वो लोग देख सकते हैं और आपको लिंक भी मिल जाएगी और तरह से भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। शायद आप हफ्ते के बाद हम शिक्षण के विषय को लेकर वापस आएँगे, तो ऐसा ही एक विषय हम लेंगे, खेल-खेल में कैसे पढ़ाएँगे। तो शिक्षा के विषय में आज 3 दिन हमने जो निश्चित किया था, वो आज पूरे हो रहे हैं। आपने अच्छी तरह से सुना, बहुत लोगों ने अच्छी तरह से उसको अटेंड किया, तो फिर से हम अगले हफ्ते तक आपके कोई प्रश्न हैं, तो वो अवश्य ही आप कमेंट में लिखते रहे। अगले हफ्ते शिक्षा का विषय लेकर फिर से हम 1 दिन या 2 दिन का कोई ऐसे ही सत्र करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ बैठकर सीख पाएँ। नमस्कार।